हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल को स्टडी किया था। उसके अंदर हमारे पास में फॉर्मूला आया था जो हमने डिराइव किया था, दैट इज के पी कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक डाइपोल है कुछ इस तरह से, ये डाइपोल है नेगेटिव चार्ज एंड ये एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसकी वजह से इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है और अगर मुझे ये एंगल थीटा भी पता है तो उसकी वैल्यू मुझे क्या निकल के आएगी, द वी शुड बी इक्वल टू के पी कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को हमने जनरलाइज किया था। ये फॉर्मूला हमारे लिए आया था सबसे पहले बहुत लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, और इसी फॉर्मूला को आगे और जनरलाइज किया था हमने एक्सियल लाइन के ऊपर और इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। जब हमने एक्सियल लाइन के ऊपर इस फॉर्मूला को डिराइव किया था तो उसकी वैल्यू आई थी हमारी के, देखो एक्सियल लाइन मतलब अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग नीचे की तरफ, ओके। तो एक्सियल लाइन के अलोंग जब भी हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी फॉर्मूला को जो है मुझे अगर निकालना है इक्वेटोरियल प्लेन के लिए, इक्वेटोरियल प्लेन माने मेरे को इस जगह पे कहीं पे निकालना है 90 डिग्री विद डाइपोल मूवमेंट, ओके। सो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे cos 90 डिग्री पुट करेंगे और फॉर्मूला आ जाएगा मेरा 0, ओके। cos 90 इज 0। सो इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है पूरा का पूरा, वो क्या चीज है, इक्वेटोरियल प्लेन जो है डाइपोल का, उसके ऊपर चाहे मैं किसी पॉइंट की बात करूं, चाहे मैं यहां देखूं चाहे यहां देखूं, 3D में किसी भी पॉइंट की बात करूं, पूरे के पूरे प्लेन पे जो है मुझे v की वैल्यू हमेशा 0 ही मिलने वाली है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, हमने कल भी देखा था वीडियो के अंदर कि ये ऐसे सरफेस हैं जिसके केस में जो है पोटेंशियल जो है हर एक पॉइंट पे बराबर है। तो आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन को भी डिराइव करेंगे, ओके। सो लेट अस डू द थिंग नाउ। सबसे पहले टॉपिक को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि नाम में लिखा हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, दी सरफेस ऑन विच एवरी पॉइंट हैज सेम पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे सरफेस को क्या बोला जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद जो है क्या करेंगे, ये अलग अलग चीजों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को बनाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो अभी आपको प्रॉपर्टीज में लिखवाने वाला हूं वो प्रॉपर्टीज डायरेक्टली भी पूछी जा सकती हैं आपकी पेपर में। उनके रीजंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस प्रॉपर्टी। और जो है इसके अलावा जो हम इस अलग अलग चीजों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे कि पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखते हैं तो कैसे दिखते हैं। तो जैसे आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, जैसे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो सकती है, वो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो हमारे पास जो डायग्राम्स होंगे वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, ओके। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी जो है, सब जैसे कि नाम में ही पता लग रहा है, पहली बात तो ये प्रॉपर्टी जो है क्या है कि ये जो पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर आपका पोटेंशियल जो है वो सेम है। अगर सेम पोटेंशियल है तो हर एक पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। सो पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, ठीक है। ये इस वे से याद रखें इसको कि हर एक पॉइंट के बीच में कोई भी 2 पॉइंट आप चूज कर लें इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 मिलेगा। जैसे मान लो ये आपके पास में एक मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया,
ठीक है। तो अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट को चूज कर लूं, उनके ऊपर पोटेंशियल मुझे बराबर, जैसे इसके ऊपर भी है तो इसके ऊपर भी ही मिलेगा, 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट ही मिलेगा दूसरे पॉइंट पे भी। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर्स में भी कई बार पूछी गई है। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0 के वर्क डन भी 0 है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि भाई पहले पॉइंट के हिसाब से आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा V 0 है, सेकंड पॉइंट के हिसाब से वर्क डन 0 है। मतलब क्या इस बात का कि भाई आपके पास में कोई चार्ज है, ठीक, उस चार्ज को आप A पॉइंट से B पॉइंट पे मूव करा रहे हो, ठीक है। जैसे आपके पास में ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आपने इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को बोल दिया B। इस A पॉइंट से B पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, योर वर्क विल बी इक्वल टू 0। रीजन क्यों नहीं करना पड़ेगा, अब देखो वर्क का फॉर्मूला जो है, दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे वर्क निकालना है तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा, सिंपल सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो रीजन क्या हो गया इसका, रीजन ठीक, वी नो वर्क डन इज इक्वल टू Q डेल्टा V, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, बट डेल्टा V इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू 0। मतलब कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब जैसे डाइपोल के केस में आपका इक्विटोरियल प्लेन, डाइपोल ये मान लो आपका एक HCl का मॉलिक्यूल है, इधर H है इधर Cl है, उसको सेंटर से कट करने वाला एक प्लेन निकाल लिया, ठीक है। इस प्लेन पे आप चार्ज को कहीं भी मूव करो, चाहे रोटेट कराते रहो, चाहे सारी जिंदगी, बट इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन विल ऑलवेज बी 0। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा स्पेस की कमी है तो इसको रब करके पढ़ रहे हैं हम। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप भी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे आपके पास में ये डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको पता है कैसा होता है, इक्विटोरियल प्लेन होता है। तो इसके केस में इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर चलेगा। देखो कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसा है, परपेंडिकुलर, इधर चला जाए ऐसे करके कैसे निकला, परपेंडिकुलर, एंड देन इस तरफ नीचे चला गया। सिमिलरली आप कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो परपेंडिकुलर ही जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके उससे। सो ये ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर के, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सॉरी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आना चाहिए, लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अभी क्या भी प्रूव कर देते हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। तो देखो आपके पास में मान लो कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे यही मैंने बना रखा, ठीक। हमने क्या करा, इससे जो है अगर मुझे वर्क डन निकालना है, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है वो इससे मूव कर रहा है, ओके। तो उस सिचुएशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
यही होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, दी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जब मूव कर रहा होगा मेरा कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके अलोंग मूव कर रहा है मान लो, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल इसके अलोंग मूव कर रहा है इसके अलोंग, तो उसके केस में वर्क डन जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई डॉट डी आर लिख सकता हूं मैं, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट जब भी होता है तो उसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, क्यू ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं। किस किस के बीच का एंगल है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, कि कोई चार्ज पार्टिकल इस मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग मूव कर रहा है, मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैसा है इसके अलोंग, तो मैंने ये बोल दिया कि भाई मेरा जो चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में डी आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी अभी अननोन डायरेक्शन में, अभी मुझे नहीं पता, मैं अभी निकालूंगा उसकी ये एंगल कितना है, ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो भी मुझे नहीं पता कि उसके परपेंडिकुलर है, और ये इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग जो है मेरा चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करा रहा हूं मैं। तो इस प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ, क्यू ई डी आर कोस थीटा। बट अभी सेकंड प्रॉपर्टी में अभी प्रूव करा था कि वर्क डन तो जीरो होता है इस केस में, तो देयरफॉर बट वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर क्यू ई डी आर कोस थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो W की वैल्यू मैंने जीरो पुट कर दी। अब एक बात बताओ, जो चार्ज मैं मूव करा रहा हूं कैन इट बी जीरो, मैंने अपनी मर्जी से अज्यूम करा चार्ज को, तो चार्ज कैन नॉट बी जीरो। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वो किसी चार्ज की वजह से ही होगा, और अगर चार्ज की वजह से तो चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पे होना ही चाहिए उस रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, वो भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी उसकी। सिमिलरली जो चार्ज पार्टिकल मैं मूव करा के ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके गया हूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो ही है, ठीक है, तो डी आर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या चीज जीरो रह गई, केवल कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, अगर कोस थीटा जीरो है तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, ठीक है। कोस थीटा जीरो कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो एंगल है, देखो ये एंगल क्या बन गया ऐसा कि अगर ये मेरे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके अलोंग मैं अपने चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहा हूं ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये चीज तो प्रूव करनी थी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इसको बहुत ध्यान से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये उसका प्रूफ है नीचे। ये वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज along इक्विपोटेंशियल सरफेस W इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। एफ की जगह आपने क्यू ई डी आर पुट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट होता है तो ए बी कोस थीटा कर देते हैं, ई डी आर कोस थीटा कर दिया। फिर आपने बोला कि वर्क डन तो जीरो है बाय द सेकंड प्रॉपर्टी, तो आपने क्यू ई डी आर कोस थीटा को जीरो पुट कर दिया। फिर आपने बोला कि चार्ज भी जीरो नहीं हो सकता, ई भी जीरो नहीं हो सकता, डी आर भी जीरो नहीं हो सकता, तो क्या चीज जीरो बची, केवल कोस थीटा जीरो रह गया, हेंस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से रख करके। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये वाली प्रॉपर्टी भी कई बार इसका रीजन पूछा गया कि व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो क्या रीजन होना चाहिए इसके पीछे, आप खुद सोच सकते हैं इसके लिए कि भाई मान लो आपके दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है। अब हमें ये पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां होगा उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए,
ठीक है। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दोबारा से कि भाई क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इसका रीजन लिख रहा हूं मैं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will also intersect. Okay, at the point of intersection electric field lines will also intersect, which is not allowed by nature, which is not allowed by नेचर। सो ये होगी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। दोबारा से एक बार सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है मेरी, ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेना चाहिए कभी कभी कि हमें जल्दी से याद रह जाए, सारी इतनी स्टेटमेंट थोड़ी याद रखोगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, डेल्टा वी इज जीरो, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई थी अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, के नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टीज है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। तो इनमें से जो ये सेकंड, ये जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे लिए जो है अलग अलग तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने में हेल्प करेगी। तो इसको जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, इसको फिर स्टार्ट करते हैं। अलग अलग सरफेस की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे अब। Yes students, so now let us make the equipotential surface for different charge configuration। अलग अलग चार्ज कन्फिग्रेशन के लिए अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को बनाएंगे। बट एक बार बनाने से पहले एक और प्रॉपर्टी है जो अभी रह गई थी लिखनी, वो हम एक बार पहले लिख लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं उसके बारे में क्या है ये प्रॉपर्टी। ये बड़ी साधारण सी प्रॉपर्टी है। क्या कहती है कि ये प्रॉपर्टी कि जहां पर भी आपका पोटेंशियल आपको दिखे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में ज्यादा है, ठीक है, वहां पे आपको जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास बनाने हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखे कम है वहां पे दूर कर दो उनको इक्विपोटेंशियल सरफेस को। ओके, तो इसको लिख ले पहले प्रॉपर्टी को। द रीजन वेयर इक्विपोटेंशियल सरफेस, द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नियर ईच अदर, एंड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लो, the equipotential surfaces are far away from each other। okay, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। अब उसके बेसिस पे हम लोग अब जो भी हमने प्रॉपर्टीज लिखे हैं उसके बेस पे अब ये बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए क्या प्रॉपर्टी है, पहली तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देखो एक पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, तो ये हमने इस तरह से बाहर निकालने स्टार्ट करी। ठीक है, अब इन लाइंस के परपेंडिकुलर आप देखो, ये सबके परपेंडिकुलर हमने खींचे यहाँ पे, तो हमारे पास में कैसा सरफेस आ गया, ये हमारे पास में जो सरफेस ये जो स्फेरिकल सरफेसेस आ रहे हैं ये है हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है और जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाता है मेरा, तो यही बात है। इसलिए हमने यहाँ पे इन दोनों को तो क्लोज बनाया है और तीसरे वाले को दूर बनाया है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल शेप होगी। तो पूछ सकते हैं आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन कि पॉइंट चार्ज के लिए जो है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे उनकी शेप्स कैसी होने वाली है, तो स्फेरिकल शेप होने वाली है। ये आपको डायग्राम्स ही अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी में बहुत इजीली गिवन है। ठीक है, सिमिलरली एक लाइन चार्ज मतलब एक आपके पास में कंडक्टिंग वायर है, उसके ऊपर पूरी के ऊपर आपने जो है इस तरह से चार्ज को रख दिया। अब जो है इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कैसा होता है, वो बाहर की तरफ जाता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बाहर की तरफ निकलता है। तो
अब देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बना के दिखा रहा हूं, बट ये आपको बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि क्यों इसकी शेप ऐसी ही क्यों बनी है सिलिंड्रिकल। तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो क्या होगा, एक मेरे पास सिलेंडर बनेगा, तो इसकी शेप कैसी होगी, लाइन चार्ज के केस में सिलिंड्रिकल शेप होगी। अब देखो नो मैटर के चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ चली जाएंगी और नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एंटर कर जाएंगी। बट जो उनके परपेंडिकुलर है वो तो सेम ही डायरेक्शन रहने वाली है, तो शेप सभी, अगर नेगेटिव चार्ज भी होता तो उसके केस में भी यही शेप बनती बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव चार्ज भी होता लाइन चार्ज के ऊपर, लाइन के ऊपर आपके, तब भी आपको जो है बिल्कुल सेम सिलिंड्रिकल शेप ही मिलनी थी। तो इसका लाइन चार्ज के केस में कैसी शेप बनती है, सिलिंड्रिकल शेप बनती है। फिर आते हैं अपने डाइपोल के ऊपर। डाइपोल के केस में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसके केस में इस तरह की शेप्स को हम क्या बोलते हैं, एलिप्सॉइड शेप्स बोलते हैं, एलिप्सॉइड्स, ठीक है। तो एलिप्सॉइडल जो शेप्स हैं वो एलिप्स का 3D वर्जन है। आपने एलिप्स पढ़ रखे होंगे 2D इलिप्स, तो उसका 3D वर्जन होता है एलिप्सॉइड। तो ये हमने क्या बनाया है, एलिप्सॉइड है दैट आर ओपनिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ जो है ज्यादा खुल रहे हैं, अंदर की तरफ क्लोज हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो दीज आर एलिप्सॉइड्स। सिमिलरली जो है सेम चार्जेस के लिए पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के केस में भी जो है हमारे पास में एलिप्सॉइड्स ही हैं, लेकिन ओपनिंग इनवर्ड्स, तो अंदर की तरफ ओपन होते हुए। तो ये हमारे पास में जो है एक सेम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डाइपोल हो गया, लाइन चार्ज हो गया और पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक है। अब यूनिफॉर्म चार्ज के लिए भी साथ में हम बनाते हैं, तो लेट अस डू इट। Okay, so for uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जैसे हमने बना रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यूनिफॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रही है। ओके, अब इस केस में अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना होगा तो फिर वही प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही बनती है। तो ये मेरे पास में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, इनके परपेंडिकुलर मैंने सरफेस बना दिया। तो ये जो सरफेस ये जो आपको दिख रहा है इस समय, ठीक है, ये जो सरफेसेस है ये सरफेसेस हैं आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस केस में। ओके, सो इस केस में अगर कोई पूछे आपसे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर ये मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस को कोई शेप पूछे तो कैसे बनेंगे, दे विल बी प्लेन्स बनेंगे इक्वली स्पेस्ड, क्योंकि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हर एक डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। तो जब भी इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उनके बीच का स्पेस बराबर होता है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में जो है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे हमने एक पॉइंट चार्ज के केस में बनाया था, जब जितना अंदर होगा पॉइंट चार्ज के, जितने करीब होंगे उतने ज्यादा पास बनाए जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो उतने ही दूर होते जाते हैं। तो ये हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आ गया अपना। अब यही नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनाना होता मुझे, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है यहाँ पे तो इसी के अंदर ही मॉडिफिकेशन कर देते हैं हम लोग। नॉन यूनिफॉर्म है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा, मान लो कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन तो इसी यही है, बट जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं वैसे वैसे वो इंक्रीज होता जा रहा है, मान लो, ठीक है। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता जा रहा है, डायरेक्शन सेम है। ओके, उस सिचुएशन में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे वो ज्यादा इक्वली स्पेस हो जाते हैं। तो मैंने क्या करा, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे हम बना देंगे इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई ये, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने 3 बनाए हैं, एक तो एक ये बीच वाला और ये तीसरा। तो इस केस में जो है ये एक जो है ये एक जो है ज्यादा दूर है इन दोनों से, और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज बन गए, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए बन गया। तो इस केस में बनेंगे तो प्लेन्स ही, बट नॉन इक्वली स्पेस्ड। ओके, सो ये आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो है अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बनाने के लिए, तो ठीक है। सो ये थे हमारे आज के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी
कि एट ईच पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस जो पोटेंशियल है वो बराबर है। हर एक पॉइंट पे जो है, जैसे ये आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बना रखे हैं, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू बराबर मिलेगी मुझे, ठीक है। अगर पोटेंशियल की वैल्यू बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। तो देयरफॉर डेल्टा वी जो है वो जीरो है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि भाई जो है वर्क डन, अगर मेरे को कोई चार्ज है उसको इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना, मान लो यहां से यहां, इस केस में मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ेगा, जीरो वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे ये देखो इलेक्ट्रिक, ये आपका सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच में कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या चीज है, आप देखो ये तीन सरफेसेस मैंने बनाया, ऐसे आप और भी कितने मर्जी इनफाइनाइट सरफेसेस बना सकते हो, लेकिन कितने भी हो, लेकिन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अदर, ओके। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या थी, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पे क्लोज बनाए जाएंगे, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पे एक दूसरे से फार अवे बनाए जाएंगे, दूर दूर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए थे अलग अलग चीजों के लिए। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके केस में स्फेरिकल शेप बनने वाली है, मतलब जैसे हमने यहाँ पर सर्कल्स बनाए थे, 2D में सर्कल मतलब 3D में स्फीयर, तो वो हमारे पास स्फेरिकल शेप होंगी, उनकी लिखी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई पूछता है तो। अगर एक लाइन चार्ज है मेरे पास में, लाइन चार्ज के केस में सिलिंड्रिकल, जैसे मान लो ये एक लाइन चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हर डायरेक्शन में सिलिंड्रिकल सिमेट्री में निकलेगा, ठीक है। तो इसके अलोंग अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो वो कैसा बनना चाहिए, वो हमेशा एक सिलिंड्रिकल शेप का ही बनना चाहिए। कैन यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये हो गया मेरा लाइन चार्ज के लिए। फिर हमने डाइपोल के केस में बनाया था, डाइपोल के केस में एलिप्सोइडल शेप थी। एलिप्सोइडल शेप जो क्या होती है, एलिप्स का 3D वर्जन, ओके। तो एलिप्सोइडल शेप्स होंगी उसकी, और कैसी एलिप्सोइडल होंगी शेप उसकी, ओपनिंग आउटवर्ड्स। सिमिलरली अगर सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर चाहे नेगेटिव नेगेटिव हैं, दोनों ही केस में जो है एलिप्सोइड्स ही बनेंगे, लेकिन ओपनिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ ओपन होते हुए। तो ये हमारे पास में जो है कुछ करे हमने जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फिर जो यूनिफॉर्म है उसके केस में जो हो गए इक्वली स्पेस्ड प्लेन्स बनेंगे, और जो है नॉन यूनिफॉर्म के केस में नॉन इक्वली स्पेस्ड बनेंगे प्लेन्स, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आज हमने स्टडी करी है। इसके अलावा हमें जो है आज एक और चीज पढ़नी है जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वो हम पूरा तो कल की क्लास में करेंगे, बट एक बार मैं क्विक आपको आइडिया दे दूं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक रिलेशन आप अभी तक पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर इसी चैप्टर की, कि v जो है माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा ही एक और रिलेशन हम लोग डिराइव करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, ये तो होता है इंटीग्रेशन वाला रिलेशन, एक होता है डिफरेंशिएशन वाला रिलेशन, तो हम उसको डिराइव करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे, ओके। तो आप इस वाले पार्ट को अच्छे से याद करें, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।